वाई गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी विवेक गोयल, टैक्स फैकल्टी फॉर सीएस सीएमए। फ्रेंड्स, अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव जून 2021 या दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एटलीस्ट इस इंट्रोडक्टरी पार्ट को पूरा देखिएगा। यहां पर हम आपको बताने वाले हैं अबाउट फ्री जीएसटी लेक्चर्स। जी हाँ, फ्री जीएसटी लेक्चर्स। हमारा सीएस एग्जीक्यूटिव में टैक्स का पेपर एमसीक्यू पैटर्न पर है, जिसमें 50 मार्क्स का होता है इनकम टैक्स और 50 मार्क्स का होता है आईडीटी। आईडीटी में दो पार्ट हमारे पास है, एक है जीएसटी और दूसरा हमारे पास है कस्टम्स। तो जो जीएसटी का पोर्शन है जो एग्जाम में 42 से 44 मार्क्स का होता है बच्चे, ये हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल सीए विवेक गोयल पर। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके और आप पूरी तरीके से इसका बेनिफिट उठा सकें। फ्रेंड्स, हमने जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग की है श्योरली हमारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो आपको 25 मई 2021 से, जी हाँ 25 मई 2021 से टीटीएस ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हमारे यूट्यूब चैनल सी विवेक गोयल पर शाम को 7 बजे मिल जाएंगे, जिसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आप ये फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं तो श्योरली इसके बाद नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप ये इंट्रोडक्टरी पार्ट किसी मिडिल के टॉपिक में देख रहे हैं तो चेक कीजिएगा, यहां पर मैं एक आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी जीएसटी की प्लेलिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी। फ्रेंड्स, क्लासेस का बेस हमने रखा है इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल। जो हमने रिकॉर्डिंग की है जून 2021 के लिए सीएस इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मॉड्यूल इशू किया था उसके बेस पर हमने क्लास की रिकॉर्डिंग रखी है। तो आपको कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल अपडेट नहीं था या कुछ मिस्टेक थी, ठीक है, या कुछ मैं एक्स्ट्रा कराना चाहता था इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से हटके, वहां पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। वो नोट्स आप कैसे रेफर कर सकते हैं ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको प्रोवाइड लिंक बता दूंगा। थर्ड, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर हम इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल भी रेफर नहीं कर रहे हैं और अपने नोट्स भी नहीं दे रहे हैं, तो आप साथ साथ मेरे साथ क्लास में उन नोट्स को बनाकर चलेंगे। एंड आई एश्योर यू, अगर आप ये क्लासेस पूरी तरीके से फॉलो करते हैं तो बहुत आराम से आप 44 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं एग्जाम में 42 से 44, तो आप आराम से 70 से 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इस जीएसटी के पोर्शन में। यहां पर तो आपको क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, ठीक है, डोंट वरी, एक एक लेक्चर जो हम पेड स्टूडेंट को देते हैं यहां पर आपको मिलेगा। बट अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूट्यूब चैनल की क्लासेस का वेट नहीं करना चाहते तो बच्चे आप डायरेक्टली हमारी मोबाइल ऐप पर जाकर क्लासेस परचेज कर सकते हैं। बहुत मिनिमम चार्ज में हम ये पूरी की पूरी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए अब फटाफट एक बार देख लेते हैं आप किस तरीके से नोट्स को रेफर कर सकते हैं जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से हटकर हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल ऐप, एंड्रॉइड मोबाइल ऐप में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, विवेक गोयल क्लासेस। विवेक गोयल क्लासेस के नाम से हमारी एप्लीकेशन है एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर, वहां पर जाइए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पर अपना अकाउंट बनाना है। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, ठीक है, जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको होम पेज कुछ इस तरीके का मिलेगा और वहां पर आप मेन्यू पर यहां पर क्लिक करेंगे। जब आप मेन्यू पर क्लिक करते हैं, मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो मेन्यू में यहां पर आपके पास एक टैब है जिसका नाम है स्टडी मटेरियल। अब आप इस स्टडी मटेरियल को अगर ओपन करते हैं तो स्टडी मटेरियल में आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है सीएस एग्जीक्यूटिव जीएसटी नोट्स यूट्यूब लेक्चर्स। यहां पर आपको नोट्स का लिंक बेटा मिल जाएगा, जो भी नोट्स है यहां पर वो आपको अवेलेबल होंगे। तो ऐसे लेक्चर जिसमें मैं अपने नोट्स से आपको कुछ पढ़ा रहा हूं तो वो सारे के सारे नोट्स इस लिंक पर आपको अवेलेबल होंगे। मोबाइल ऐप का लिंक मैं यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो वहां से जाकर फटाफट इस मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। और श्योरली इसके अलावा जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी वो भी अवेलेबल होंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जिस स्टूडेंट को भी इस वीडियो से फायदा हो सकता है प्लीज आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा उसके साथ। एंड वन मोर थिंग, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट ये वीडियो
दिसंबर 2021 एग्जाम के बाद देख रहे हो, क्योंकि बाद में बहुत सारी क्वेरी आती है। तो बच्चे देखिए, जीएसटी है, ये टैक्स का पेपर है, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होती रहती हैं। तो देखिए, जो जीएसटी का जो बेसिक है, जो कंसेप्ट है, वो आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ें वो सेम रहेगा। बट अगर आप दिसंबर 2021 एग्जाम के बाद के लिए क्लास अगर ये यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हैं, तो यस, लेक्चर तो आपके लिए भी यूजफुल होंगे, मगर इसकी जो अमेंडमेंट्स हैं उन्हें जरूर एक बार रेफर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जीएसटी क्लास। कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आइए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे 2004 से 2017 के बारे में। 2004 में सबसे पहले इंडिया में जीएसटी को इंप्लीमेंट करने का आइडिया आया, मगर फाइनली इंप्लीमेंट होते होते बेटा 2017 जुलाई का टाइम आ गया। There were so many reasons behind it: political, non-political, financial, non-financial, business, states, union, different business environment. बहुत सारे हमारे पास इश्यूज थे जिसके कारण जीएसटी को इंप्लीमेंट होने में इतना टाइम लग गया। और इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण रहा, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, टुडेज लेक्चर बेटा हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे अबाउट जीएसटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक रिलेशनशिप रहा है। इनिशियल लेवल पर क्या जीएसटी इंप्लीमेंट करने की पावर गवर्नमेंट के पास थी, क्या चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किए गए, ये सारा हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। I will suggest you for this lecture, beta, please keep your notebook and pen handy. Whatever I am going to discuss with you, I will suggest beta वो सारा आप नोट डाउन कीजिएगा। कारण क्या है? एग्जामिनर बेटा इस रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूशन और जीएसटी के ऊपर एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। एग्जामिनेशन पढ़ने में से बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिकॉज ये सारा पॉइंट हमारा आने वाले लेक्चर्स में कहीं रिपीट नहीं होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली ये फर्स्ट और लास्ट ही रहेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो बहुत ब्राइट चांसेस हैं ये आप आने वाले लेक्चर्स में जब बढ़े तो ये भूल जाएं। तो आई वांट के एक एक पॉइंट इसका आप अच्छी तरीके से लिखिए, समझिए और उसको बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज कीजिए, ताकि एग्जाम में अगर इसके लेक्चर के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप 100% मार्क स्कोर कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिलेशनशिप विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं बेटा आर्टिकल 265। क्या कहता है आर्टिकल 265? अभी हम बात कर रहे हैं एक प्री जीएसटी एरा की। ठीक है, जीएसटी आने से पहले क्या सिचुएशन थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब जब तक कोई कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक गवर्नमेंट टैक्स ना तो लेवी कर सकती है और ना ही कलेक्ट कर सकती है। कलेक्ट तो बाद में होगा, पहले लेवी करना होगा। तो आर्टिकल 265 में क्लियरली लिखा है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी टैक्स लेवी एंड कलेक्ट करना चाहती है तो उसके लिए बहुत जरूरी है गवर्नमेंट कोई एक्ट बनाए। एक्ट का होना जरूरी है। तो क्या हुआ यहां पर बेटा? सो एन एक्ट, an act is must an act is must to levy any tax। किसी भी टैक्स को लगाने की बात रही है लेवी एंड कलेक्ट। ठीक है जी, टू लेवी एंड कलेक्ट।
सो किसी भी टैक्स को लेवी एंड कलेक्ट करने के लिए कानून का होना बहुत जरूरी है। अब ये कानून बनाने का अधिकार होना भी बहुत जरूरी है। तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यह बताया गया कि जब तक आप कोई कानून नहीं बनाते तब तक आप टैक्स को लेवी एंड कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब कानून बनाना जरूरी है, मगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब तक पावर नहीं देगा कानून बनाने की तो बेटा कानून भी नहीं बना सकते। सो आर्टिकल 245, जी हाँ, आर्टिकल 245 इज गिविंग पावर टू मेक एन एक्ट। ध्यान से इसको पढ़िएगा। Subject to the provision of this constitution, subject to the provision of this constitution, parliament may make laws for whole of, ध्यान से देखे ना, may make laws for whole or any part of the territory of India। तो बेटा आर्टिकल 245 में पावर दी गई पार्लियामेंट को। पहले पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट मतलब यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई। तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि यस, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पास पावर है कि आप पूरे भारत या भारत के किसी हिस्से के लिए कानून बना सकते हैं। और साथ में एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट may make laws for the whole or any part of the state। और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई कि आप अपनी स्टेट या स्टेट के किसी हिस्से से रिलेटेड कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक चेन क्रिएट हो रही है, ये ध्यान से करके चलना। 265 में पहले तो कहा गया जब तक आपके पास कानून नहीं है आप टैक्स नहीं लगा सकते। ठीक है, फिर हम गए 245 में। 245 में कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो भारत के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, पूरे भारत के लिए, भारत के किसी हिस्से के लिए। और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी, स्टेट गवर्नमेंट आप अपनी स्टेट या उसके किसी हिस्से से रिलेटेड कानून बना सकते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ पावर दी गई है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहां पर यह नहीं बताया गया है ऐसे कौन कौन से काम हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ऐसे कौन कौन से काम है जो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, ऐसे कौन कौन से काम है या कानून है जो दोनों गवर्नमेंट बना सकती हैं। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल 246 दिया गया बेटा। 245 में कहा गया सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है पूरे भारत के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को पावर है केवल अपनी स्टेट के लिए। ठीक है, नाउ देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, पावर तो दी गई, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। और आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट के बारे में बताया गया। बेटा ये लिस्ट आर्टिकल 246 में नहीं दी गई है, ये शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई है। इसका रेफरेंस सेक्शन 246 में दिया गया है। ठीक है, तो शेड्यूल 246 एंड शेड्यूल 7 को अगर हम साथ स्टडी करते हैं तो समझ आता है दैट जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया गया है किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। बेटा वो 3 लिस्ट के थ्रू किया गया है। ये 3 लिस्ट कौन कौन सी हैं? लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट। लिस्ट 1 क्या है? यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट नाम से ही समझ आ रहा है हमारे पास, यूनियन लिस्ट मतलब पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ। बेटा यूनियन लिस्ट में जितनी भी एंट्रीज हमारे पास है, इन एंट्रीज के ऊपर कानून बनाने का अधिकार पूरी तरीके से किसको दिया गया है? पार्लियामेंट को दिया गया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। ठीक है, जो यूनियन लिस्ट में लिखी हुई एंट्रीज है उनके ऊपर कानून बनाने के लिए। लिस्ट 2 इज स्टेट लिस्ट। क्या कहती है स्टेट लिस्ट? लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज। लिस्ट 2 में जो एंट्रीज कवर की गई है बेटा, इन एंट्रीज के ऊपर कानून बनाने का अधिकार पूरी तरीके से किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। मतलब जो एंट्री लिस्ट 1 में है उसके ऊपर केवल यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है, जो एंट्रीज लिस्ट 2 में है उसके ऊपर केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। बट वी हैव आल्सो अनदर लिस्ट जिसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट, दैट इज लिस्ट नंबर 3।
लिस्ट नंबर 3 बेटा, लिस्ट नंबर 3 इज गिविंग पावर टू बोथ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट को भी पावर दे रही है और लेजिस्लेटिव असेंबली को भी पावर दे रही है। मतलब यहां पर स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर टू मेक लॉ। तो इसके अंदर जो कॉमन कानून होते हैं, मान लीजिए एक सिंपल एग्जाम देता हूं, सोसाइटीज एक्ट, जो सोसाइटीज एक्ट है वो स्टेट लेवल स्टेट गवर्नमेंट भी क्रिएट करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखा है, ठीक है। तो बेटा यहां पर कॉमन पावर्स प्रोवाइड की गई है, मतलब यहां पर जो एंट्रीज है उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और सभी स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, ठीक है जी। अब अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब वन बाय वन यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट लिस्ट, और ये बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि यहीं से अभी हमें जीएसटी की प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा नजर आएगा। पहले बात करते हैं बेटा लिस्ट वन, कॉन्करेंट लिस्ट नहीं करेंगे यहां पर, ठीक है, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में बेसिकली नॉन रेवेन्यू एंट्रीज को कवर किया गया है, ठीक है। लिस्ट वन में एंट्री नंबर 1 से लेकर एंट्री नंबर 97 दी गई है, 1 to 97, ठीक है। बट एग्जैक्टली 97 एंट्रीज नहीं है, नंबरिंग 1 to 97 है, क्योंकि बीच में आपको एंट्री मिल सकती है लाइक एंट्री 12A, ठीक है, एंट्री आप सॉरी 12A नहीं, एंट्री 92A 92C, ठीक है, और कुछ एंट्रीज को खत्म भी कर दिया गया है। तो एंट्री शुरू होती है 1 से लेकर 97 पर खत्म होगी। अब इसमें से हम ऐसी एंट्रीज की बात कर रहे हैं जहां पर टैक्स के ऊपर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, 265 ने क्या कहा, जब तक कोई कानून नहीं होगा टैक्स नहीं लगा सकते, मतलब टैक्स लगाने के लिए कानून बनाना जरूरी है। फिर दूसरा, कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए, वो कहां दिया गया, एंड आर्टिकल नंबर 245 में कहा गया कि यस, पार्लियामेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है कानून बनाने की, मगर कौन सी गवर्नमेंट कौन सा कानून बना सकती है, इसके बारे में जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया बेटा वो दिया गया आर्टिकल 246 में, जहां पर शेड्यूल 7 की हेल्प से हमने 3 लिस्ट के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, तो अब हम इन एंट्रीज में से केवल वही एंट्रीज यहां पर उठा रहे हैं जहां पर किसी भी तरह का टैक्स कानून, ठीक है, बनाने का अधिकार दिया गया है। तो सबसे पहले यहां पर हम बात कर रहे हैं एंट्री नंबर 82, ये एंट्री नंबर 82, ये कहां से हमारे पास, ये है लिस्ट 1, मतलब यूनियन गवर्नमेंट की पावर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बेटा पावर है क्या, एंट्री नंबर 82, एंट्री याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, एंट्री नंबर 82। तो बेटा एंट्री नंबर 82 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है क्या, इनकम टैक्स लेवी करने की, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। और आप लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट सब लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, तो आपको ध्यान होगा जब हम एग्जाम्पशन की बात करते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन में, तो जो बेटा सबसे पहले एग्जाम्पशन है वो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर ही है, दैट इनकम टैक्स एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर लेवी नहीं होता। उसका कारण क्या है, दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स लेवी एंड कलेक्ट करने का अधिकार तो दिया है, मगर उसमें एक पॉइंट ऐड कर दिया कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट भाई तुम्हारे पास एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। किसको दिया गया अधिकार, थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। तो एंट्री नंबर 82 बेटा अधिकार देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स लेवी करने का, बराबर। एंट्री नंबर 83, एंट्री नंबर 83 पावर दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को बेटा कस्टम ड्यूटी लगाने का, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज। तो मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो कस्टम एक्ट है, तो एंट्री नंबर 82 की पावर का यूज करते हुए गवर्नमेंट ने बनाया रखा है क्या, इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, इनकम टैक्स लगाया है। और एंट्री नंबर 83 की पावर का यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया कस्टम ड्यूटी, ठीक है, कस्टम्स एक्ट, ओके। देन अभी एंट्री इंपॉर्टेंट है, एंट्री नंबर 84, ये प्री जीएसटी एरा की बात हो रही है, ध्यान रखना। एंट्री नंबर 84 ऑफ लिस्ट 1 दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, एंट्री नंबर 84 में बेटा पावर दी गई है टू लेवी एंड कलेक्ट एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज एक्ट की जो बात करते हैं, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन टोबैको एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई, अगर इंडिया में कोई गुड्स
प्रोड्यूस्ड होता है, मैन्युफैक्चर होता है, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लेवी करने की, इंक्लूडिंग टोबैको। ठीक है, तो टोबैको के ऊपर और किसी भी गुड्स विच इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लेवी करने का अधिकार किसे दिया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया, जो हम सेंट्रल एक्साइज एक्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां से कवर होती है एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में, कस्टम एक्ट ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में, मगर अब जरा ध्यान से देखो, एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से दो प्रोडक्ट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाने का अधिकार ले लिया गया वापस। उन्होंने कहा देखो वही सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है देखो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अगर टोबैको की बात करें या कोई भी प्रोडक्ट जो भारत में मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, आपके पास पूरा अधिकार है, आप इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगा सकते हैं, मगर हम दो प्रोडक्ट को आपके अधिकार से बाहर रख रहे हैं। ठीक है, दो एंट्रीज में कुछ प्रोडक्ट को बाहर रखा गया। पहला क्या है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, ब्रेवरेजेस। ठीक है, अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस, शराब। ठीक है, तो जो अल्कोहलिक लिकर है इसे सेंट्रल एक्साइज से बाहर रखा गया। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज से बाहर रखा गया। जो स्टूडेंट पहले जिन्होंने एक्साइज पढ़ा हुआ है, तो जब भी आप एक्साइज में बेटा चार्जिंग सेक्शन पढ़ते थे तो ऑब्जर्व क्या होगा, वहां सबसे पहले यही आता था। ठीक है, पढ़ते हुए। और दूसरा ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक्स, ड्रग एंड नार्कोटिक्स। तो बेटा नार्कोटिक्स, ओपियम, इंडियन हेम्प, इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज पावर से बाहर रखा गया। ठीक है, जैसे ऊपर हमने एक एंट्री पढ़ी थी, इनकम टैक्स लगा सकती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, यहां पर एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मगर किसके ऊपर नहीं लगा सकती? अल्कोहलिक लिकर के ऊपर नहीं लगा सकती। ठीक है, इंडियन हेम्प, ओपियम, नार्कोटिक्स एक्सेट्रा, इनके ऊपर नहीं लगा सकती। तो अब गवर्नमेंट के पास तीन पावर आ चुकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को तीन पावर मिल चुकी है। क्या क्या मिल चुकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल गई इनकम टैक्स लेवी करने की, कस्टम ड्यूटी लेवी करने की एंड एक्साइज ड्यूटी लेवी करने की। बेटा आगे लिस्ट 1 में एंट्री नंबर 92A, टैक्सेस ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स other than newspaper where such sale or purchase takes place in the course of interstate trade or commerce, central sales tax, CST। बेटा एंट्री नंबर 92A ऑफ यूनियन लिस्ट में पावर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, बेसिकली बात करें कि अगर इंटर स्टेट सेल होती है, मतलब दो स्टेट्स के बीच में, तो जहां पर भी दो स्टेट्स के बीच में सेल परचेज हो रही है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दे दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दे दिया गया, आप इसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, मगर यहां पर किसे बाहर रखा गया? अदर देन न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर के ऊपर बेटा सीएसटी चार्ज नहीं है। ठीक है, टैक्सेस ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर। तो एंट्री नंबर 92A की हेल्प लेते हुए, की पावर को यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेवी कर दिया सीएसटी। चार एक्ट बनाने की पावर, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, दो प्रोडक्ट को छोड़कर, और सीएसटी। 92C में पावर दी गई टैक्सेस ऑन सर्विसेज, और आपको याद होगा क्योंकि सब मोस्टली स्टूडेंट ने सर्विस टैक्स बेटा पढ़ा होगा पहले कभी। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सर्विस टैक्स की बात करें बेटा, सर्विस टैक्स जब इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था 1994 में, उस समय जैसे अभी जीएसटी में प्रॉब्लम आई है, तो एट दैट टाइम सर्विस टैक्स लगाने का अधिकार के लिए कोई भी एंट्री नहीं थी, ना तो यूनियन गवर्नमेंट के पास थी, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के पास थी, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में थी। ठीक है, एंट्री नंबर 97 जो भी इसके नीचे ध्यान से पढ़िए, एक बार पहले पढ़ लीजिए, एंट्री नंबर 97 एंड एनी अदर मैटर। ठीक है, तो एंट्री नंबर 97 की हेल्प लेते हुए 1994 में फाइनेंस एक्ट 1994 के थ्रू बेटा सर्विस टैक्स को लेवी किया गया। ठीक है, और हमेशा जब भी सर्विस टैक्स की बात होती थी तो हमेशा फाइनेंस एक्ट 1994 बोला जाता था, कभी भी सर्विस टैक्स एक्ट नहीं बोला गया। रीजन बीइंग बेटा एंट्री नंबर 92C अर्ली 2000 में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। ठीक है,
मोस्ट प्रोबेबली 2002 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, मगर इस एंट्री का यूज कभी नहीं किया गया, क्योंकि जब तक इस एंट्री को यूज करने के बारे में सोचते तब तक बेटा जीएसटी के बारे में चर्चा गर्म हो चुकी थी। ठीक है, तो एंट्री नंबर 92C में पावर तो दी गई सर्विस टैक्स लगाने की, मगर कभी इस पावर का अधिकार, इस पावर को यूज नहीं किया गया, बट स्टिल पावर तो थी। और फाइनली एंट्री नंबर 97, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी अदर मैटर, ध्यान से देखना, एनी अदर मैटर नॉट एन्यूमरेटेड इन लिस्ट 2 और लिस्ट 3। लिस्ट 2 किसकी होती है? स्टेट गवर्नमेंट की। लिस्ट 3 क्या है? कॉन्करेंट, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है, इंक्लूडिंग एनी टैक्स नॉट मेंशन इन ईदर ऑफ दोज लिस्ट। ठीक है, तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने लिस्ट 1 में एंट्री नंबर 97 के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी और कहा देखो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई एंट्री लिस्ट 2 या 3 में कवर नहीं है, देखो लिस्ट 1 में कवर है तो आपके पास ऑलरेडी अधिकार है, ठीक है, लिस्ट 2 में कवर है तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लिस्ट 3 में है तो दोनों को अधिकार है। बट अगर कोई एंट्री नहीं है, मतलब अगर किसी तरह का कानून बनाने का अधिकार लिस्ट 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है और आपके पास भी अवेलेबल नहीं है, इंक्लूडिंग एनी टैक्स मैटर, तो आपको हम एंट्री नंबर 97 में पावर देते हैं, जाइए आप कानून बना लीजिए। ठीक है, इसी पावर का यूज करते हुए 1994 में थ्रू फाइनेंस एक्ट 1994 बेटा सर्विस टैक्स को लेवी किया गया था। तो प्रैक्टिकली हम देखें इन लिस्ट के थ्रू, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लेवी किए थे, ठीक है, तो वो लेवी किए गए थे, जो डायरेक्ट टैक्स हमारे पास था, डायरेक्ट टैक्स हमारे पास था इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो ये था हमारे पास कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी एंड सर्विस टैक्स। ठीक है जी, ये लेवी किए जा रहे थे। ये तो बात हुई हमारे पास किसकी? लिस्ट 1 की। और अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा मैंने एंट्री जितनी भी टैक्स लगाने की बेसिकली एंट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट की मैंने सारे लिखी, कहीं पर भी जीएसटी के बारे में कोई एंट्री आपको नजर नहीं आई, मतलब कोई स्पेसिफिक एंट्री गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेवी करने की हमें यहां पर नजर नहीं आई है। ठीक है, और एंट्री नंबर 97 आपके माइंड में आ सकता है कि सर एंट्री नंबर 97 का यूज किया जा सकता है, इसी के ऊपर तो चर्चा करनी है, किया गया या नहीं किया गया। ठीक है, तो थोड़ा बाद में आएंगे अभी एंट्री नंबर 97 पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थी बेटा हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर दी गई। स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट 2 में चलते हैं, और लिस्ट 2 में जो कवरेज होती है वो होती है एंट्री नंबर 1 से लेकर 66। अगेन एग्जैक्टली 66 एंट्रीज नहीं है, ठीक है, नंबरिंग 1 to 66 दी गई है बेटा। अब ध्यान से देखिए यहां पर, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल अगर बात करते हैं, वहां पर हमने बात किया था इनकम ऑन टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई इनकम के ऊपर टैक्स लेवी करने की अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। और वो जो अदर देन एग्रीकल्चर इनकम है बेटा, वो जो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का जो अधिकार दे दिया गया, वो दे दिया गया बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू द स्टेट गवर्नमेंट। बेटा ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी गई। एंट्री नंबर 46 में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू लेवी टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, लगान सुना हुआ है ना वर्ड, लगान। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर बेटा डायरेक्ट टैक्स तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नहीं लगा पाती, जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, ये टैक्स लेवी करती हैं अलग अलग नाम से, जिसे आप लैंड रेवेन्यू कह सकते हैं। ठीक है, रहते हैं, तो अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग कानून हमारे पास हैं। एंट्री नंबर 51, आप जरा ध्यान से देखिएगा, एंट्री नंबर 51 कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री हमने बात की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है एक्साइज ड्यूटी लेवी करने की, टोबैको एंड अदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर एंड इंडियन हेम्प नार्कोटिक्स एक्सेट्रा। व्हाई? बिकॉज बेटा ये जो दो प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से? अल्कोहलिक लिकर एंड नार्कोटिक्स एक्सेट्रा, बेटा इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लेवी करने का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिया गया, ये अधिकार दिया गया, हैंडओवर किया गया किसे? स्टेट गवर्नमेंट को। ध्यान से देखिए यहां पर, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन स्टेट एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी CVDs at the same or lower rate on similar goods manufactured or produced elsewhere in India। ठीक है, जैसे CVD आप उसमें पढ़ते हैं कस्टम ड्यूटी में, ठीक है, CVD
क्या था सीवीडी जो रिप्लेस करती थी कि जब आप इंडिया में कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लगती है, जो सीवीडी लगती थी इक्वलेंट टू एक्साइज ड्यूटी। अगर ये प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाता है तो जिस रेट पर उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है, उसी रेट पर सीवीडी लेवी होती है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए कि बेटा अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट, अगर किसी स्टेट में कोई अल्कोहलिक लिकर, ठीक है, अल्कोहलिक लिकर जो दो हैं, अल्कोहलिक लिकर एंड ओपियम इंडियन हेम्प, अगर अल्कोहलिक लिकर की बात कर लेते फॉर एग्जांपल, तो अगर फॉर यूपी में, ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश में अल्कोहलिक लिकर प्रोड्यूस की जा रही है तो यूपी गवर्नमेंट के पास पावर इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लेवी करने की, ठीक है। और जब ये प्रोडक्ट यूपी में किसी दूसरी स्टेट से इंपोर्ट किया जा रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर उसके ऊपर सीवीडी लेवी करने की। तो मतलब एक्साइज ऑन अल्कोहलिक लिकर एंड इंडियन हेम्प, ओपियम, नार्कोटिक्स एक्सेट्रा, बेटा इसके ऊपर टैक्स लगाने, एक्साइज ड्यूटी लगाने का अधिकार किसको दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट को मिला। नेक्स्ट, taxes on sale or purchase of goods other than newspaper subject to provision of entry in 92A of list 1। लिस्ट 1 मतलब यूनियन लिस्ट की एंट्री टू 92A मतलब CST। जब दो स्टेट्स के बीच में सेल परचेज हो रही है तो उसके ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार था सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो हमने बाद नाम दिया था CST। यहां पर बेटा दिया गया कि अगर सेल परचेज हो रही है, ठीक है, अदर देन न्यूज़पेपर की, गुड्स की सेल परचेज हो रही है तो न्यूज़पेपर को सेल्स टैक्स से बाहर रखा गया, ठीक है, इसके ऊपर नहीं लगता है सेल्स टैक्स, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एंट्री नंबर 92A ऑफ लिस्ट 1। इसका मतलब एंट्री 92A ऑफ लिस्ट 1 में पावर दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटर स्टेट सेल परचेज के ऊपर टैक्स लगाने की, ठीक है, जिस पावर का यूज करते हुए, जिस एंट्री का यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेवी कर रखा था CST, ठीक है, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाया। ये एंट्री बेसिकली पावर दे रही है बेटा सेल्स टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सेल्स। मतलब अगर एक स्टेट के अंदर ही सेल हो रही है उसके ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। और इस पावर को यूज करते हुए पहले सेल्स टैक्स था और इसे 2004 में रिप्लेस किया गया था क्या? स्टेट वैट से, स्टेट वैट, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर जो मिल चुकी क्या थी? एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लेवी करने की, दो प्रोडक्ट के ऊपर, सिलेक्टेड प्रोडक्ट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लेवी करने की, मगर जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो था वो होता था क्या बेटा? सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स, ठीक है। अब यहां पर अगर हम इन्यूमरेट करें, अगर हम इनको बेटा क्लब करते हैं ओवरऑल जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो अगर एंट्रीज की बात करते हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, ठीक है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, आप यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, आप ध्यान से देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाने का अधिकार नहीं, ठीक है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाने का अधिकार नहीं जी। अब हो क्या रहा है बेटा यहां पर? गुड्स और सर्विस टैक्स, ठीक है, ये अभी आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मैनी टैक्सेस, जो बहुत सारे टैक्सेस थे उनको सब्ज्यूम किया गया, मतलब उनको मर्ज किया गया। बट यहां पर अगर हम देखें आउटराइटली, यहां पर हमें किसी भी गवर्नमेंट के पास जीएसटी लीवी करने का अधिकार नजर नहीं आ रहा, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ध्यान से देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गुड्स के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सर्विस के ऊपर भी टैक्स लगाने का अधिकार है, मगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास गुड्स के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार है। अब ये जो एंट्री नंबर 92 है जो मैं बात कर रहा था, क्या एंट्री नंबर 92 की पावर का यूज करते हुए जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी कर सकती थी? जीएसटी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी कर सकती थी? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एंट्री नंबर 97 का यूज करते हुए जीएसटी को इंप्लीमेंट कर सकती थी? अब एंट्री नंबर 97 कहती क्या, जरा ध्यान से पढ़िए, क्या था एंट्री नंबर 97? एंट्री नंबर 97 ये कहती है कि अगर लिस्ट 2 में कोई एंट्री कवर नहीं है, लिस्ट 3 में कोई एंट्री कवर नहीं है, ठीक है, इंक्लूडिंग टैक्सेस,
तो स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार है। अब जरा ध्यान से समझिएगा बेटा, एंट्री नंबर 54 ऑफ स्टेट लिस्ट बात करती है टैक्सेस ऑन गुड्स, और एंट्री नंबर 97 कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रेजुडरी पावर है वो केवल ऐसे ही कानून के बारे में है जिसके लिए एंट्री लिस्ट 2 या 3 में कोई पावर नहीं दी गई है। तो बेटा जब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम तो जीएसटी इंप्लीमेंट करेंगे एंट्री नंबर 97 का पावर को यूज करते हुए, तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स खड़ी हो गई, कहते हैं सर लगाकर दिखाओ, आपके पास अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि आप केवल उन्हीं कानून को बना सकते हैं एंट्री 7 में जिसके लिए हमारे पास पावर नहीं है। और सर हमारे पास तो गुड्स के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार है और हम सभी गवर्नमेंट ने, जितनी भी स्टेट है, सबने अपने यहां पर स्टेट लेवल का वैट इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो सर आप कानून बना ही नहीं सकते। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी बेटा एंट्री नंबर 97 का यूज करते हुए जीएसटी लगाने का अधिकार नहीं था। इसका मतलब बेटा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट ना की जाए, मतलब जब तक अमेंडमेंट ना की जाए तो जीएसटी लाना संभव नहीं था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा स्टेट गवर्नमेंट को यार बाहर कर देते, एक काम करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट कर देते हैं और एक काम करते हैं ये जो एंट्री नंबर 54 है इसको हटा देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पर दो तरह की प्रॉब्लम है। नंबर 1 प्रॉब्लम यह है बेटा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट जो करने के लिए जो पास कराना पड़ेगा भैया, ये तो जब आप कोई भी एक्ट में अमेंड जो करते हैं इसके लिए तो पूरा बिल आपको पास करना पड़ेगा, और जब बिल जाएगा तो पार्लियामेंट से तो जाएगा, तो उसके बाद उसको कहां जाना पड़ेगा, उसको विधानसभा में भी जाना पड़ेगा, तो वहां पर तो स्टेट गवर्नमेंट्स इसको पास होने नहीं देंगी। और दूसरी चीज, अगर स्टेट लिस्ट से बेटा एंट्री नंबर 54 को अगर खत्म कर भी दिया जाता है तो जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ इनकम है फॉर द स्टेट गवर्नमेंट वो क्या है, वो है सेल्स टैक्स। क्योंकि ध्यान से देखें एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नेग्लिजिबल है। ये जो हो गया कि एक्साइज का 98% मतलब मोर देन 95% जो शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, सिर्फ अल्कोहलिक लिकर, ओपियम, इंडियन हेम्प इन पर लगाती है स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट का टैक्सेस का वो क्या है, स्टेट वैट। और अगर इसी को हटा दिया जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट करनी जरूरी थी, और बेटा अमेंडमेंट कुछ ऐसी करनी जरूरी थी जिस पर सभी स्टेट अपनी सहमति दे दें, एग्री हो जाए, प्लस इससे जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको रेवेन्यू का नुकसान भी ना हो, मतलब जो रेवेन्यू है वो आता रहे। तो क्या किया गया, बट ऑब्वियस है बेटा इसके लिए अमेंडमेंट की गई इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और यहां से अब हम शुरू कर रहे हैं बेटा पोस्ट जीएसटी। ठीक है, अभी प्री जीएसटी एरा चल रहा था, तो जीएसटी को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड किया गया। तो अब जितना भी हम डिस्कशन करेंगे वो सारा जीएसटी के रिलेशन में होगा। अभी तक तो था प्री जीएसटी क्या पावर हमारे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता था, सीओआई क्या कहता था। अब देखते हैं आर्टिकल 246 क्या था। आर्टिकल 246 देखिए, आर्टिकल 246 में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है लिस्ट 1, स्टेट गवर्नमेंट के पास है लिस्ट 2, और लिस्ट 3 में दोनों को पावर दी गई है। अब भैया जब जीएसटी इंप्लीमेंट करना है और क्योंकि प्रेजेंट लिस्ट में पावर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाए। तो पहले तो सोचा गया क्यों ना लिस्ट को अमेंड किया जाए, काम करते हैं लिस्ट को अमेंड करते हैं। मगर जब लिस्ट को अमेंड करेंगे तो बहुत सारी चीजें चेंज करनी होती, तो यहां पर 246 में जीएसटी को इंसर्ट करने की बजाय बेटा आर्टिकल 246 के थ्रू शेड्यूल 7 में जीएसटी को इंसर्ट करने के बजाय क्या किया, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया जिसे नाम दिया गया, जिसे नंबर दिया गया 246। ध्यान से पढ़िए क्या है, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
तो 246 में जीएसटी को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। 246A में बेटा जीएसटी के बारे में बात की गई और ये इंसर्ट किया गया कब, इसके लिए बिल पास किया गया, ठीक है, और ये अमेंडमेंट एक्ट बना, इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। जीएसटी से रिलेटेड जितनी भी अमेंडमेंट आई है बेटा वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू आई है और ये कब हुआ था, विद इफेक्ट फ्रॉम 16 सितंबर 2016। ठीक है, तो आर्टिकल 246A क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो आपको समझ आ गया, क्योंकि आर्टिकल 246A के थ्रू इंडिया में जीएसटी लगाने का अधिकार दिया गया। क्या कहते हैं आर्टिकल 246, ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 246A क्लॉज 1, notwithstanding anything contained in article 246 and 254, बेटा 256 को ओवरराइड करता है, मतलब कहता है आर्टिकल 246 ये कहता है 246 कुछ भी कहता रहे, मतलब भैया जो वहां पर पावर दी गई है, ठीक है, हम उसको ओवरराइड कर रहे हैं, जो अधिकार दिए गए उनको ओवरराइड कर रहे हैं। पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट को आउटराइटली पावर दे दी गई, मगर स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 जो अभी हम पढ़ेंगे। हैव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज्ड बाय यूनियन और बाय सच स्टेट। तो बेटा आर्टिकल 246A के क्लॉज ए में पावर दी गई है दैट स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर आउटराइटली दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पास पावर है जीएसटी लेवी करने का, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया आपके पास भी पावर है जीएसटी लेवी करने का, मगर सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, मतलब जो पावर क्लॉज 2 में दी गई है उसका अधिकार, उस अधिकार का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले क्लॉज 2 पढ़ते हैं फिर दोनों को मर्ज करेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा क्लॉज 2, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर। आर्टिकल 246A के क्लॉज 1 में पावर दोनों को मिली, स्टेट गवर्नमेंट को भी मिली और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिली। ठीक है, मगर जो क्लॉज 2 है उसने पावर एक्सक्लूसिवली किसको दी है, वो दी है बेटा किसे, केवल पार्लियामेंट को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टेक्स प्लेस इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। समझ रहे हैं? तो अगर हम क्लॉज 1 और क्लॉज 2 की बात करते हैं बेटा, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 को मर्ज कहते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इफ देयर इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है जीएसटी लेवी करने की। बट अगर हम बात करते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है, तो बेटा इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगाने का अधिकार एज पर आर्टिकल 246 क्लॉज 2 एक्सक्लूसिवली गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो याद है जो बेसिक डिस्कशन में मैं आपके साथ बात कर रहा था, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है, वो बेटा यहां से सारे क्रिएटेड है, यहां से निकल कर आए। तो 246A में पावर दी गई इंडिया में जीएसटी लेवी करने का, मगर उस अधिकार को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया गया और रिस्ट्रिक्शन लगाई गई दैट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, चाहे वो इंट्रा स्टेट पर बनाए जीएसटी या इंटर स्टेट पर बनाए, मगर स्टेट गवर्नमेंट इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकती, वो कानून नहीं बना सकती। ठीक है जी, और आर्टिकल 246A का ही पार्ट है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। The provision of Article 246A, the provision of Article 246A मतलब GST in respect of GST referred to in Article 279A(5) that is, ये 5 प्रोडक्ट को लिस्ट किया गया है, कहां पर ये किया गया है, आर्टिकल 279A क्लॉज 5 में।
क्या है ये? बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF। बेटा ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स in shall take effect from the date recommended by Goods and Services Tax Council GST Council। 246A ने अधिकार दिया दैट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है इंटर स्टेट एज वेल एज इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगाने का। स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी कि अगर कोई इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, मतलब आपकी अपनी स्टेट में सप्लाई हो रही है, तो उसके ऊपर आप जीएसटी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट को फॉर द टाइमिंग जीएसटी से बाहर रखा गया है ये। तो बेटा ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट फॉर द टाइमिंग जीएसटी से बाहर रखे गए हैं। इनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, डोंट हैव पावर टू लेवी जीएसटी। और कब से होगा? जब जीएसटी काउंसिल, ठीक है, रिकमेंड करेगी। जीएसटी काउंसिल के बारे में डिस्कशन करेंगे अभी आने वाले लेक्चर में, ठीक है, आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो 246A क्या कहता है? फाइनली 246A की पावर क्या है? 246 क्लॉज ए में, सॉरी क्लॉज 1 में पावर दी गई स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, और क्लॉज 2 में पावर दी गई केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। और आगे अगर बात करते हैं, यहां पर एक्सप्लेनेशन में साफ लिखा गया है that 5 petroleum product are not covered under GST for the time being, ठीक है। इसके ऊपर फ्यूचर में जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगी जीएसटी लेवी किया जाएगा। तो अभी जितना भी डिस्कशन हुआ है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो बेटा अभी 5 प्रोडक्ट ऐसे नजर आ रहे हैं जिनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। क्लियर? चलिए, तो ये मेजर अमेंडमेंट थी, ठीक है। इस एंट्री के कारण, इस आर्टिकल के कारण ही जीएसटी को इंप्लीमेंट करना संभव हो सका। अब अगर आगे बढ़ते हैं, और फिर पैरेलल अमेंडमेंट्स आई बहुत सारी बाय सेम एक्ट। क्या? आर्टिकल 366, आर्टिकल 366 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेटा डेफिनेशंस देता है। जैसे आप एक्ट में जनरली सेक्शन 2 होता है जिसमें डेफिनेशन होती है। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें लास्ट में जाकर डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 366, और इसमें एक क्लॉज इंसर्ट किया गया, क्लॉज 12A। क्लॉज 12A जिसने डिफाइन किया जीएसटी का मतलब क्या होगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ही हमने पहले भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो जीएसटी का मतलब है कोई भी टैक्स जो गुड्स पर लगाया जाएगा, सर्विसेज के ऊपर लगाया जाएगा, या गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की सप्लाई के ऊपर लगाया जाएगा, एक्सेप्ट, इसे छोड़कर, टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ द अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया गया दैट अल्कोहलिक लिकर के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। अब ध्यान से यहां पर एक और चीज आ गई। क्या सर? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को फॉर द टाइमिंग जीएसटी से बाहर रखा गया है। फ्यूचर में जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी, हम इन प्रोडक्ट को जीएसटी में लेकर आ सकते हैं। मगर जीएसटी के दायरे से बेटा अल्कोहलिक लिकर को परमानेंटली बाहर रखा गया है। फ्यूचर में अगर अमेंडमेंट हो जाए दैट्स अ डिफरेंट इश्यू, ठीक है, बट ये आउटराइटली बाहर कर दी गई है। ठीक है जी, ये आर्टिकल नंबर याद रखे जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ जी, तो अब देखते हैं, लिस्ट 1 पढ़ी थी, ठीक है, तो वो प्री जीएसटी की हम बात कर रहे थे। नाउ अब जीएसटी के कारण जो अमेंडमेंट की गई हैं, जो हमारी 101st अमेंडमेंट जो एक्ट था हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, 16 सितंबर 2016 को पास हुआ। तो वहां पर अमेंडमेंट आने के बाद जो हमने एंट्रीज पढ़ी थी बेटा, उनमें किस तरीके से चेंजेस किए गए, इनको भी ध्यान से देखिए। लिस्ट 1, एंट्री नंबर 84, ठीक है, एंट्री नंबर 84। अब ध्यान से देखिए, इनकम टैक्स, चलो इसको बाद में करेंगे, छोड़ो, ठीक है। एंट्री नंबर 84, एंट्री नंबर 84 किस रिलेटेड थी? एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी एंट्री नंबर 84 ऑफ लिस्ट 1 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप एक्साइज ड्यूटी लेवी कर सकते हैं अल्कोहल लिकर, नारकोटिक्स एक्सेट्रा को छोड़कर, ठीक है। इस एंट्री में बेटा अमेंडमेंट की गई और क्या कहा गया? हटाया नहीं गया, ध्यान से समझना, उसे हटाया नहीं गया, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आज की डेट में भी
एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, एक्साइज एक्ट रन कर रहा है, मगर उसका जो, अगर हम बात करते हैं, जो दायरा है वो बहुत ज्यादा छोटा हो गया। ध्यान से देखिएगा, एंट्री नंबर 84 को अमेंड किया गया और यहां पर पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, नेमली पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। फॉर द टाइमिंग 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी से बाहर रखा गया। तो इसका मतलब ये था कि इसके ऊपर अगर जीएसटी चार्ज नहीं हो रहा तो किसी तरह का तो टैक्स लगना चाहिए। तो बेटा इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया, अमेंडमेंट की गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रेजेंटली अधिकार है, क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी चार्ज कर सकती है। मगर एक पॉइंट और ऐड किया गया, ये क्या बेटा, टोबैको। टोबैको, पेट्रोलियम एक्सेट्रा को जीएसटी से बाहर रखा गया, अल्कोहलिक लिकर को जीएसटी से बाहर रखा गया, मगर टोबैको के बारे में हमने कोई ऐसे डिस्कशन नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ कि टोबैको के ऊपर बेटा जीएसटी भी लगेगा और टोबैको के ऊपर आपकी एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। हो गया डबल टैक्स, ठीक है। गवर्नमेंट तो चाहती है लोग इसको कंज्यूम ना करें, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी महंगा हो जाए लोग इसको कंज्यूम करना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ओके जी, चलिए। तो बेटा एंट्री नंबर 84 में पावर को जो एक्साइज ड्यूटी लगाने का अधिकार था उसको अमेंड किया गया और इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया केवल और केवल 6 प्रोडक्ट पर, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्लस एक है टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, ठीक है। ये एंट्री में अमेंडमेंट किया गया। देन एंट्री नंबर 92C विच वर गिविंग पावर टू लेवी सर्विसेज, इस अधिकार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया कि भैया जब जीएसटी ला रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जब आप टैक्स बनाए रहे हो, जीएसटी ला रहे हो, तो इन अधिकार को खत्म करो। तो एंट्री नंबर 92C को खत्म कर दिया गया और जो एंट्री नंबर 84 है इसमें अमेंडमेंट की गई। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ क्या चेंज है इसको देखिए। स्टेट गवर्नमेंट ने की जो पावर थी लिस्ट 2 में, इसको भी चेंज किया गया और यहां पर क्या चेंज हुआ ध्यान से देखिए। एंट्री नंबर 54 विच वर गिविंग पावर टू लेवी वैट, इस पावर को रिस्ट्रिक्ट किया गया। क्या रिस्ट्रिक्ट किया गया? सेम taxes on sale of petroleum product, high speed diesel, motor spirit, natural gas, aviation turbine fuel and alcoholic liquor for human consumption, ठीक है, but not including sale in course of interstate supply trade और commerce। मतलब यहां पर सीएसटी, इनके ऊपर सीएसटी नहीं लगा सकता, ठीक है, इनके ऊपर सीएसटी नहीं लग सकता। तो अब ध्यान से इसको समझना ही, चाहे लिख लीजिए बेटा, ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, 5 और आधा, सॉरी इसमें एक और है अल्कोहलिक लिकर, ठीक है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर एक्साइज लगेगी, ठीक है, इसके ऊपर वैट लगेगा और अगर इंटरस्टेट सप्लाई होगी तो इसके ऊपर बेटा सीएसटी लगेगा। ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इसके ऊपर एक्साइज लगती है, इसके ऊपर वैट या सीएसटी लगेगा। अगर विद इन स्टेट है तो वैट, ठीक है, अगर इंटर स्टेट है तो क्या होगा इसके ऊपर? सीएसटी। इंट्रा स्टेट है, भाई साहब सीएसटी अभी खत्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से, सीएसटी चल रहा है, मगर अब सीएसटी बहुत सिलेक्टेड आइटम पर लगता है। स्टेट लेवल जो वैट है वो खत्म नहीं हुए हैं, वो इन 6 प्रोडक्ट के ऊपर लगते हैं, ठीक है। अल्कोहलिक लिकर, ठीक है, इसके ऊपर अभी बात करते हैं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी से बाहर रखा गया है फॉर द टाइम में, जीएसटी नहीं है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है एक्साइज ड्यूटी लेवी करने की, सीएसटी चार्ज करने की, और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है वैट लेवी करने की, ठीक है। चलिए, तो एट प्रेजेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड अल्कोहलिक लिकर के ऊपर बेटा क्या लगता है? स्टेट वैट लेवी किया जाता है। आगे तो आफ्टर अमेंडमेंट ये पिक्चर आपके सामने है, ध्यान से देखिए। एंट्री नंबर 82 में कोई अमेंडमेंट नहीं की गई है, इनकम टैक्स लगता है। कस्टम ड्यूटी में कोई अमेंडमेंट नहीं की गई है, इसे जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया, ये एज इट इज लगता है, कोई चेंज पे नहीं है। एंट्री नंबर 82 में पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की, पहले बहुत बड़ा दायरा था, अब सिर्फ एक्साइज ड्यूटी किस पर लगेगी? पेट्रोलियम एंड टोबैको के ऊपर, ठीक है। सीएसटी को खत्म नहीं किया गया है, अभी मैंने आपको बताया कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर बेटा सीएसटी चार्ज किया जाएगा, तो सीएसटी लगेगा इसके ऊपर, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है, अल्कोहलिक लिकर है,
सर्विस टैक्स खत्म कर दिया गया है, एनी अदर टैक्स लगाने का अधिकार अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और अगर हम ऑन अदर हैंड लिस्ट 2 की बात करते हैं, इसमें क्या अमेंडमेंट की गई है? टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, एज इट इज है। एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर एक्सेट्रा, ठीक है, ये अभी पावर है। और ये जो वैट था इसको खत्म कर दिया गया, केवल वही प्रोडक्ट जिनको जीएसटी में कवर नहीं किया गया है, इन्हीं प्रोडक्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के पास वैट लेवी करने का अधिकार है। ठीक है जी, चलिए अब लास्ट पार्ट पर आते हैं। हमने बात किया था क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 246A। 246A का क्लॉज 2 में इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर जीएसटी लेवी करने का अधिकार एक्सक्लूसिवली बेटा पार्लियामेंट को दिया गया। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर जीएसटी लेवी एंड कलेक्ट करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ऐसा ही कुछ लिखा है आर्टिकल 246 में। आर्टिकल 246 में भी अमेंडमेंट की गई है। ठीक है, आइए इसको ध्यान से देखते हैं। मतलब ये पावर को रिपीट कर रहा है, जो हम आर्टिकल 246A में पढ़कर आए हैं, कुछ ऐसी पावर को यहां पर रिपीट किया गया है। Restriction as to imposition of tax on sale or purchase of the goods. No tax, no law of state shall impose or authorize the imposition of a tax on supply of goods or services or both where such supply takes place outside the state or in course of import of goods or services or both into or export of the goods or services or both out of territory of India. तो आर्टिकल 246 में भी बेटा जो आर्टिकल 246 ए में लिखा था उसको रिपीट किया गया, दैट स्टेट गवर्नमेंट के पास जीएसटी लगाने का अधिकार नहीं है अगर गुड्स एंड सर्विसेज या दोनों की सप्लाई की जा रही है, कहां पर? आउटसाइड स्टेट या फिर आउटसाइड इंडिया। तो जो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का या इंपोर्ट किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, इसके ऊपर पावर नहीं है। मतलब अगर आपकी स्टेट में ही कोई सप्लाई हो रही है देन यू हैव पावर। 246A के क्लॉज ए में दिया गया था। ठीक है, और अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं दी गई है। दो जगह लिखा गया है, कहां पर? एक तो 246A में मना किया गया और यहां पर 286 में मना किया गया है। 246 से 286, ठीक है, याद कर सकते हैं आसानी से। बट अब ये भी ध्यान से देखिए अगेन, आर्टिकल 269A, हाँ जी, क्या कहकर आए, पढ़कर आए, जरा ध्यान से देखना। पहले क्या पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी लेवी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बेटा जीएसटी लेवी कर सकती है। और हमने लास्ट लेक्चर में, बेसिक लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि बेटा जो इंटर स्टेट सप्लाई होती है इसके ऊपर लगता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, मतलब दोनों गवर्नमेंट लगाती हैं। अब अगर कोई इंटर स्टेट सप्लाई होती है, इंटर स्टेट सप्लाई, अगर कोई इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है तो बेटा हमने पढ़ा था इसके ऊपर क्या लगेगा? आईजीएसटी। और आईजीएसटी लेवी कौन करती है? अच्छा, इंटर स्टेट सप्लाई आज हमने पढ़ा, इसके ऊपर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है जीएसटी लगाने का। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इसके ऊपर क्या लगाया जाता है? आईजीएसटी। मगर मैंने ये भी बताया था कि बेटा ये जो आईजीएसटी है इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अपने पास रखेगी और कुछ स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, कहां लिखा है सर? ये अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं सारा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये अमेंडमेंट की जा रही थी तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा भाई देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, पुराने कानून सीएसटी में लेवी तो आप करते थे मगर सीएसटी को कलेक्ट करने का अधिकार हमारे पास था। सीएसटी एक्ट आपने अगर पढ़ा हो तो आपको ध्यान होगा बेटा, जो सेंट्रल सेल्स टैक्स था, मतलब जब दो स्टेट्स के बीच में सेल या परचेज होती थी गुड्स की, तो वहां पर जो सीएसटी लगाया गया था वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया था अपने अधिकार का यूज करते हुए, मगर उससे यूज करने का जो अधिकार था, वो टैक्स कलेक्ट करने का जो रेवेन्यू था वो किसका था? वो स्टेट गवर्नमेंट का था। और जीएसटी में क्या लिखा है कि जीएसटी में लिखा है कि अगर दो स्टेट्स के बीच में सप्लाई हो रही है, इंटर स्टेट सप्लाई, इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के पास कानून बनाने का अधिकार नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा देखो सेंट्रल गवर्नमेंट,
आप इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर जीएसटी चार्ज कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये पूरा टैक्स आप नहीं रखोगे, ये आप हमें भी दोगे, तभी हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट पास होने देंगे, नहीं तो भूल जाओ हम जीएसटी लाने ही नहीं देंगे। समझ आ रहा है कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो बेटा आर्टिकल 246A, ठीक है, 246A में पावर दी गई, आर्टिकल 286 में पावर को रिपीट किया गया, मगर 269 इंसर्ट किया गया। जी हां, ये नया आर्टिकल है, इंसर्ट किया गया और यहां पर कहा गया क्या, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, इसके बारे में बताया गया। और क्या कहा गया, ध्यान से पढ़िएगा बेटा, यहां पर कहा गया that goods and service tax on supplies in course of interstate trade or commerce shall be levied and collected by the government of India। ठीक है, देखिए पावर रिपीट हो रही है बार बार। 246A में भी हमने क्लॉज 2 में ये पढ़ा था, 246A के क्लॉज 2 में हमने ये पढ़ा था दैट इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है जीएसटी लगाने की। 286 में फिर हमने यही पढ़ा दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू लेवी जीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई। और अगेन 269A में यही रिपीट हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेवी जीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई। मगर यहां पर एक बात और कही गई, ध्यान से देखना बेटा, एंड सच टैक्स मतलब किसकी बात कर रहे हैं, आईजीएसटी। इंटरस्टेट सप्लाई पर क्या लगता है, आईजीएसटी। सच टैक्स शैल बी अपॉर्शन, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो जो आईजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा ये स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोनों में क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, इन अ मैनर, वो मैनर अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, तो इन अ मैनर एज मे बी प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ठीक है, तो बेटा जो मेथड होगा वो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी, तो उसी मेथड को फॉलो करते हुए पार्लियामेंट इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। बेसिकली वही है 50-50 है, जो मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर में कि देखो भाई अगर जीएसटी 18% है, ठीक है, तो अगर ये है सीजीएसटी एनआईजी एसजीएसटी, तो सीजीएसटी लगेगा 9%, आईजीएसटी लगेगा 9%, और अगर ये है आईजीएसटी तो ये पूरा का पूरा क्या होगा 18%। कलेक्ट कौन करेगी, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, मगर इस 18% को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। और ध्यान से समझें तो बेटा ध्यान रखना, ये 9% सीजी के पास जाएगा, 9% एसजी के पास जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है, बात ये देखेंगे कि जो 9% है ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, जहां पर सप्लायर था उस स्टेट की गवर्नमेंट को मिलेगा या नहीं मिलेगा, जहां पर रिसीवर है वहां पर मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट का रोल क्या रहेगा, तो ये बहुत सारी चीजें हमारे पास है। ठीक है, और ये मेथड कौन प्रोवाइड करेगी, जीएसटी काउंसिल। बराबर, डन। फाइनली लेक्चर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये तो हमने बात की है अभी तक किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम को खत्म किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर काम किया श्योरली, क्योंकि जब तक दोनों गवर्नमेंट मिलती नहीं बेटा ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट होना पॉसिबल नहीं था। तो टाइम लगा, बट फाइनली ठीक है मोदी गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स को राजी कर लिया, ठीक है, जीएसटी के लिए। और अच्छा यार बहुत कम स्टेट्स रह गई थी जहां पर बीजेपी नहीं दूसरी गवर्नमेंट्स थी। ठीक है, कमिंग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया। अभी तो हमने सिर्फ बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम थी वो किस तरीके से खत्म की गई, कैसे पावर को दिया गया बेटा। ठीक है, बट स्टिल 2004 से 2017 जुलाई तक आते आते क्या क्या हमारे पास स्टेप्स रहे ये देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। बट जाने से पहले एक चीज फटाफट यहां पर चेन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये चेन मत भूलिएगा। ठीक है, शुरुआत कहां से करेंगे, 265, फिर कहां जाएंगे 245। 265 क्या कहता है, कानून बनाने का अधिकार। टैक्स तब तक नहीं लगा सकते जब तक कानून ना हो। 245 में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 246 में पावर दी गई, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। और जीएसटी कहां होता है किस एंट्री के, 246A के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये जर्नी थोड़ा सा बेटा ध्यान रखिएगा,
ये कुछ पॉइंट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरीके से लेक्चर को कीजिएगा, एग्जाम में बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। अभी तो बहुत इनिशियल पीरियड है जीएसटी का, तो आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स में अभी एग्जामिनर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड जीएसटी के रिलेशन के बारे में आपसे पूछता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद जर्नी ऑफ जीएसटी फ्रॉम 2004 टिल 1 जुलाई 2017। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।